बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 14 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैक टू दी ओशियन से। यार, इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने स्टडी किया था कि जो हमारा पानी है वो क्या होता है, हमारी सरफेस से एवापोरेट होके ऊपर चला जाता है और फिर उसका क्लाउड बन जाता है और वो रेन होके दोबारा से नीचे आ जाता है और फिर रेन होने के बाद वो दोबारा से एवापोरेट होके ऊपर चला जाता है। तो ऐसे हमारे जो वाटर की साइकिल होती है वो काम करती है। अब यार, इसके बीच में एक स्टेप और आता है जो कि हमारा किससे रिलेट होता है, बैक टू दी ओशियन। यानी कि जो हमारा बारिश का पानी होता है कि वो समुद्र के अंदर कैसे चला जाता है। तो आज हम इसी सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इसको एंड तक जरूर देखना। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू द डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ, ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ द ओशियन। तो बच्चों, यहाँ पे आप सभी को बताता है और पूछता भी है कि जो आपकी रेन का पानी नीचे आता है हमारी अर्थ के ऊपर और जो आपकी बर्फ़ गिरती है, उसके गिरने के बाद उस पानी के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप उनको अपने माइंड के अंदर सोचिए और मुझे भी बताइए। और फिर उसके बाद आप सभी को बताता है कि जो आप मानो आपकी हो गई लैंड, ठीक है, और ये हो गया आपका सी। तो यार क्या होगा, जो आपकी ये सी का लेवल होगा ना, ये वाला लेवल, ये हमेशा नीचे होगा किससे, लैंड के लेवल से। ठीक है, अब आप ये बात तो समझ चुके हैं। तो चलो फटाफट से आगे बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियन, दिस हैपन इन मैनी वेज। और बच्चों, फिर आप सभी को बताता है कि हमारा क्या होता है कि जो भी आपकी बर्फ़बारी हुई है या फिर आपकी बारिश आई है, क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो आपका ये पानी था सारा का सारा किसमें चला जाएगा, आपका समुंदर के अंदर यहाँ पे चला जाएगा और बाद में सारा पानी आपका समुंदर में जाकर ही स्टोर होगा। या फिर दोस्तों, आपका पानी वो तालाब में चला जाएगा या फिर किसी नदी के अंदर तो जाएगा ज़रूर ही। तो चलो अब आगे देखते हैं। Snow in the mountain melts into water. This water flow down the mountain in the form of stream and rivers. तो बच्चों, यहाँ पे आप सभी को बताता है कि क्या होता है कि मानो ये तो हो गए आपके पहाड़, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या हुई थी, हमारी बर्फ़ जमी हुई होगी और वो बर्फ़ बाद में क्या हो जाती है, पिघल जाती है। पिघलने के बाद उसका क्या बन जाता है, ये तो आप सभी को पता ही है। अब उसका बन गया पानी। तो पानी बनने के बाद अब क्या होगा, अब उसकी एक पानी बहना नीचे से ऊपर से नीचे स्टार्ट कर देगा। और ये बात आपने अभी अभी सीखी है कि जो हमारी लैंड होती है वो ऊपर होती है और जो हमारा सी लेवल होता है वो क्या होता है, नीचे होता है। तो अब वो पानी किसकी तरफ बहेगा, हमारा वो बहेगा समुद्र की तरफ। और जो हमारे पानी की धारा जाती है समुद्र की तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे स्ट्रीम या फिर रिवर। तो चलो अब आगे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। Some of the water that falls on land as rain also flow into the form of river and stream. Most of the rivers cover long distance on land and ultimately fall into the sea or an ocean. However, water from some rivers flows into lake. तो बच्चों, यहाँ पे आप सभी को बताता भी है कि हमारी कुछ नदियाँ तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस लैंड के ऊपर कवर करती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद में समुद्र के अंदर जाके गिर जाती हैं। और उसके बाद हमें एक बात और बताता है कि जो हमारा पानी होता है ना नदियों का, वो कुछ बार क्या होता है कि जो हमारे तालाब होते हैं ना, उनके अंदर भी चला जाता है। जो हमारी बारिश से हमारी नदियों के अंदर पानी जाता है, फिर वो किसके अंदर चला जाता है, तालाब के अंदर भी जाता है और वो समुद्र के अंदर भी जाता है। अब इस प्रोसेस को मैं थोड़ा आपको और आसान तरीके से समझा देता हूँ। तो यार क्या होता है बेसिकली, अब मानो ये आपकी कोई सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बारिश आई, भाई बारिश तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक तालाब यहाँ पे है और यार यहाँ पे आपकी एक नदी जाती है इस तालाब की साइड और एक नदी जाती है आपकी समुंदर के अंदर। तो यार क्या होगा, बारिश होने के बाद कुछ पानी तो यहाँ पे चला जाएगा तालाब के अंदर और कुछ आ जाएगा आपका यहाँ पे इसके अंदर। और कुछ पानी क्या हो जाता है, जिसको हमारी जो अर्थ है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर बाद में उससे हमारे प्लांट ले लेते हैं और प्लांट फिर क्या करते हैं, बाद में ट्रांसपीरेशन। तो चलो अब फटाफट से अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी रीड करते हैं। The rainwater also fill up the lakes and ponds. A part of the rainwater get absorbed by the ground and seems to be disappear in the soil. Some of the water is brought back to the air by the process of evaporation or the transpiration. तो बच्चों, यहाँ पे आप सभी को यही बात बताता है कि हमारा कुछ पानी तो बारिश का नदियों के अंदर चला जाता है और कुछ तालाब के अंदर चला जाता है और कुछ हमारा समुद्र के अंदर बाद में चला जाता है। और क्या होता है, जो हमारा बाकी पानी बच जाता है वहाँ पे, उसको हमारी जो सोइल है, मिट्टी है, एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ पानी को क्या कर देती हैं, वहाँ से एवापोरेट दोबारा से कर देती हैं और कुछ पानी को हमारे जो प्लांट है एब्जॉर्ब करके उसको बाद में दोबारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के जरिए ऊपर पहुँचा
पहुंचा देते हैं वेपर बनाकर। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकेम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। और फिर बाद में क्या होता है कि वो पानी हमें किसकी फॉर्म में मिलता है, हमारे ग्राउंड वाटर की फॉर्म में। तो अब मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि क्या बेसिकली यहाँ पे होता है, ठीक है। अब मानो यार ये हो गई आपकी लैंड की सरफेस, ठीक है, ऊपर आपके क्लाउड है, क्लाउड से आई रेन, ये तो आप समझ चुके हैं, ठीक है, रेन आपकी आ गई। अब रेन आने के बाद क्या होगा, आपके कुछ वाटर को यहाँ से क्या कर लेगी, मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी, और यहाँ पे होता है आपका ग्राउंड वाटर। तो क्या होगा, वो पानी एब्जॉर्ब होकर यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा हमारे ग्राउंड वाटर के पास में। और फिर हम क्या करते हैं, अपने ट्यूबवेल वगैरह को यहाँ पे लगवा लेते हैं, जिससे हमें वो पानी बाहर मिल जाता है, या फिर अपने हैंड पंप की हेल्प से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो चलो अब आगे स्टडी करके देखते हैं। Open wells are fed by groundwater. Groundwater is the source of many lakes as well. It is also their groundwater which is drawn by hand pump or a tube well. The more hand pumps or tube wells that are used in an area, the deeper we need to dig to find this groundwater. The loss in the level of the groundwater was due to the overuse is वरीसम। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को एक बात और बताता है कि जो ये हमारा ग्राउंड वाटर है, इसका यूज़ हम बहुत ही ज़्यादा करते जा रहे हैं, जिससे हमें आगे जाके पानी की कमी हो सकती है हमारे ग्राउंड वाटर की। और यार बेसिकली होता है क्या है कि मानो यहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर इस लेवल के ऊपर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे पहले एक ट्यूबवेल था, अब एक ट्यूबवेल और लगा दिया, बाद में एक हैंड पंप भी लगा दिया, उसके बाद एक ट्यूबवेल और लगा दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो आपका ये पानी का लेवल यहाँ पे था ना, वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि आपका पानी का लेवल डिक्रीज़ होगा। तो आप ये बात समझ चुके हैं कि जिस एरिया के अंदर ज़्यादा ट्यूबवेल हैंड पंप होंगे, वहाँ पे आपकी ग्राउंड लेवल का जो वाटर होता है वो नीचे चला जाएगा। तो यार हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए अपने ग्राउंड वाटर को, जबकि हमें अपने रेन वाटर से ही काम चलाना चाहिए, या फिर नदियों के पानी से काम चला लेना चाहिए। पहेली वांट टू शेयर अ कंसर्न विद यू। यहाँ पे पहेली आप सभी के साथ में एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहती है। इन दोज एरिया वेयर द लैंड हैज़ लिटल और नो वेजिटेशन द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली। और पहेली आप सभी से बताती है कि जिन एरियाज़ के अंदर कोई भी पेड़ पौधे नहीं होते, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका ये बारिश का पानी होता है ना, फटाफट से बह के आगे चला जाता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सोइल अवे विद इट। और यहाँ पे आपको वो एक बात और बताती है कि मानो ये हो गई आपकी लैंड सरफेस, ठीक है। अब इसके ऊपर ये तो पता आपको मिट्टी होती है, हल्की हल्की मिट्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पेड़ तो है नहीं, अगर पेड़ होता तो वो क्या करता है, यहाँ पे अपनी जड़ों की हेल्प से इस मिट्टी को यहाँ पे पकड़ लेता। अब हमारा कोई पेड़ नहीं है, कोई जड़ नहीं है यहाँ पे, तो अब क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ पे बारिश होगी तो बारिश के साथ जो हमारी मिट्टी थी वो भी आगे बह के चली जाएगी। इसको भी हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, और इसको हम अगली क्लासेस के अंदर जाके स्टडी करने वाले हैं। अभी के लिए हमारे सिर्फ ये इतना ही काफ़ी है। तो फटाफट से चलो अब आगे भी देख लेते हैं। There are few areas where most of the land is covered with concrete. This reduces the seepage of rainwater into the ground which ultimately affect the availability of the groundwater। और बच्चों यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट बात और बताता है कि हमारे कुछ एरियाज़ के अंदर क्या होता है, कंक्रीट होता है। कंक्रीट अब कहाँ पे होता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मानो यहाँ पे आपका हाईवे है, तो हाईवे के ऊपर क्या होता है, हमारा जो रोड होता है वो बना होता है कंक्रीट को मिलाकर। अब कंक्रीट की वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारी रेन यहाँ पे गिरती है हाईवे के ऊपर, वो हमारे नीचे एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, बहुत ही कम जो हमारा वाटर होता है वो नीचे पहुंच पाता है। और इससे हमारी एक प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, वो क्या होती है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो उसके पास कम पानी पहुंच पाता है। किसकी वजह से, कंक्रीट की वजह से। तो चलो अब आगे देखते हैं। वी नो that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to the ocean. Thus water from the ocean and the surface of the earth goes into air as vapors, return as rain, hail or snow and finally goes back to the ocean. The circulation of the water in this manner is known as the water cycle। तो बच्चों अब यहाँ पे आप सभी को यही बात बताता है कि हमने अब सारी प्रोसेस को स्टडी कर लिया है कि मेनली होता क्या है हमारी वाटर साइकिल के अंदर। तो यार मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका ओशियन, यहाँ से आपकी प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। और यहाँ पे हो गया आपका सन, अब सन की हीट गई यहाँ पे ओशियन के ऊपर। अब ओशियन से क्या होगा, वेपर बन गया पानी का और वो ऊपर गया, उसने बनाए क्लाउड। अब क्लाउड आ गए हमारे यहाँ पे, क्लाउड यहाँ पे आने के बाद क्या हो गई, उन्होंने बनाई ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स को एक साथ में मिला के उन्होंने क्या बनाई, थोड़ी बड़े वाली ड्रॉप्स। अब वो ड्रॉप्स नीचे गिरी, उस नीचे गिरती हुई ड्रॉप्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे रेन। अब उस रेन ने क्या किया,
हमारे यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर गिर के पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ डाल दी, अगर हमारी जो नीचे गिरी वो हमारी थोड़ी बारिश की जैसे गिर गई, और उस फिर यहाँ पे गिरने के बाद क्या हुआ, उनमें से कुछ रेन तो हमारे किसने ले ली, प्लांट्स ने ले ली, और कुछ को हमारी क्या हो गई, हमारी तालाब को भरने में हमारी हेल्प कर दी, और कुछ हमारी कहाँ चली गई, हमारी नदियों के अंदर, फिर दोबारा से हमारी कहाँ आ गई, ओशियन के अंदर, और फिर दोबारा से यही प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब ओशियन के अंदर से दोबारा से वही वाटर क्या होगा, एवोपरेट होके ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से फिर यहीं, और यहाँ से फिर नीचे, और यहाँ से फिर दोबारा ओशियन के अंदर। तो इस पूरी साइकिल को हम कंप्लीट बोलेंगे वाटर साइकिल। तो यार आप इस पार्ट को भी अपनी वाटर साइकिल के अंदर ऐड कर लेना। तो चलो अब आगे स्टडी करके देखते हैं। The circulation of water between ocean and land is a continuous process. This maintains the supply of water on land. और बच्चों यहाँ पे आप सभी को यही बात बताता है कि जो हमारी ये साइकिल है ना पूरी की पूरी, यही हमारी हेल्प करती है हमारी वाटर को हमारी लैंड के ऊपर मेंटेन करने में। तो चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा व्हाट इफ़ इट इज़ रेन्स हैवी। मतलब कि अगर आपके एरिया में ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर किसी और एरिया के अंदर ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो चलो इसको भी स्टडी कर लेते हैं। The time duration and the amount of rainfall varies from place to place. In some parts of the world, it rains throughout the year, while there are places where the rains only for a few days. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो हमारी रेनफॉल है वो हमारे एरिया से एरिया में अलग अलग रहती है और वेरी करती है। मतलब कि हमारे किसी एरिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा रेन होती है और किसी के अंदर बहुत ही कम रेन होती है। हमारे वर्ल्ड के अंदर ऐसे ऐसे पार्ट भी जहाँ पे हर रोज़ रेन होती है, और कुछ पार्ट हमारे ऐसे भी हैं जहाँ पे एक दो दिन रेन होती है पूरे साल के अंदर। In our country, most of the rainfall occur during the monsoon season. Rain bring relief, especially after the hot summer days. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को हमारे इंडिया के बारे में बताता है कि जो हमारा इंडिया है इसके अंदर रेन कब होती है, मॉनसून सीजन के अंदर, और फिर क्या होता है हमारी रेन होती है हमारी गर्मी के बाद में, और हमें एक अच्छा रिलीफ देती है और हमारे वातावरण को ठंडक भी देती है। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मॉनसून। और जो हमारे इंडिया में क्रॉप होती हैं वो भी हमारे मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती हैं उनको लगाने के लिए। However, excess of rainfall may lead to the many problems. और फिर यहाँ पे बताता है कि अगर वो बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। Heavy rains may lead to the rise in the level of water in the river, lakes and ponds. तो यहाँ पे बताता है कि अगर आपकी रेन ज़्यादा हो गई तो इससे क्या होगा, जो आपके तालाब हैं इनके अंदर ज़्यादा पानी भर जाएगा और वो पानी बाहर निकलना अब स्टार्ट हो जाएगा। आपके प्लांट कुछ अमाउंट तक तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन कुछ एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और उनके लिए पानी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। दी वाटर में देन स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरियाज कोजिंग फ्लड। फिर क्या होगा, वो पानी ज़्यादा दूर दूर तक फैल जाएगा और बाढ़ जैसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी। दी क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटी में be submerged by water. In our country, floods cause extensively damage to the crops, domestic animals, property and human life. और बच्चों फिर बताता भी है कि जो हमारा इंडिया है इसके अंदर अगर बाढ़ आ जाएगी तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस देगी, जैसे कि उससे बहुत सारे एनिमल्स मर जाएंगे, हमको भी कोई नुकसान पहुंच सकता है, मतलब कि हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, और हमारी जो गाड़ियां होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको भी बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंच सकता है यहाँ से, और जो हमारी डोमेस्टिक चीज़ें होती हैं उनको भी लेने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलो अब आगे देखते हैं। During flood, the animal living in the water also gets carried away with the water. They often get trapped on the land areas and died when flood water recedes. Rain also affect the animals living in the soil. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो हमारी बाढ़ आती है, मतलब कि जो हमारी फ्लड आती है उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। उसकी वजह से जो हमारे गाँव के अंदर हमारे एनिमल बाहर बंधे हुए होते हैं उनको भी अपने साथ में बहा के ले जाती है, और फिर बाद में उसकी वजह से वो एनिमल्स नहीं बच पाते और फाइनली उनकी डेथ भी हो जाती है। और इससे यार एक प्रॉब्लम और होती है कि जो आपके सोइल के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं और छोटे छोटे एनिमल रहते हैं, इससे उनको भी प्रॉब्लम होती है और उन्हें भी अपनी लाइफ को गंवाना पड़ता है। तो चलो भाई अब फटाफट से आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है व्हाट हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो यहाँ पे आप सभी के सामने दोबारा से एक टॉपिक लेके आता है और बताता है कि तब क्या होगा अगर आपकी रेन बिल्कुल भी ना हो तो बहुत ही ज़्यादा समय के लिए। Can you imagine what would happen if it does not rain in a region for a year or a
मोर। और बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आप इमेजिन करिए कि किसी रीजन के अंदर या फिर आप ही के रीजन के अंदर रेन नहीं हुई 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए। दी सोइल कंटिन्यू टू लॉस वाटर बाय एवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। तो क्या होगा, जो आपकी मिट्टी थी वो तो कंटिन्यूसली क्या करती रहेगी, एवापोरेशन प्रोसेस के जरिए अपने पानी को लॉस करती रहेगी, और साथ में जो आपके पेड़ थे वो भी यहाँ पे ट्रांसपीरेशन करके पानी को लॉस करते रहेंगे। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्राउट बैक बाय रेन द सोइल बिकेम्स ड्राई। और यहाँ पे बताता भी है कि अब रेन तो नहीं हो रही तो आपका पानी तो यहाँ पे वापस नहीं आने वाला, और साथ में एक दिक्कत यहाँ पे और से हो सकती है कि जो आपकी मिट्टी है वो भी यहाँ पे सूख जाएगी। The level of the water in ponds and wells of the region goes down and some of them may even dry up। और फिर क्या होगा, जो आपके तालाब थे, आपके जोहड़ थे, या फिर आपकी और भी सारी चीज़ें थी जिनके अंदर पानी स्टोर था, वो सभी क्या होंगी, धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाएंगी। The ground water may also become scarce, this may lead to a drought। और फिर क्या होगा, जो आपका ग्राउंड वाटर है वो तो आपको पहले से ही पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और अगर बारिश नहीं होगी तो वो और भी कम हो जाएगा, और फिर आपको ग्राउंड वाटर भी नहीं मिल पाएगा, यानी कि जो आपका एरिया था वहाँ पे क्या आ जाएगा, सूखा आ जाएगा। सूखे को हम क्या बोलते हैं, ड्रोट। In drought conditions, it is difficult to get food and fodder। You might have heard about droughts occurring in some part of the country or the world। और आपने ज़रूर सुना होगा कि आपकी कंट्री में या वर्ल्ड में किसी न किसी एरिया में सूखा आ जाता है, और उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। Are you aware of the difficulties faced by the people living in these areas? और आपको क्या उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता है कि उनको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी सूखे के कारण। What happens to the animals and the vegetations in these conditions? और आपको क्या लगता है कि उनकी जो सब्जियां थी और उनके जो फल थे जो वो खाते थे वो उनको कैसे मिल पाएंगे। Try and find out about this by talking to your parents and neighbors and by reading about it from newspaper and magazines। तो आप इस सभी के बारे में जानने की कोशिश करो, न्यूज़पेपर को पढ़ के, अपने पेरेंट्स से पूछ के, अपने पड़ोसियों से पूछ के। तो भाई चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमें बोलता है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, यानी कि हम अपने पानी को कैसे बचा सकते हैं और कैसे उसको सेव कर सकते हैं। Only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plants, animals and humans। तो यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि हमारी जो अर्थ है ना उसके ऊपर बहुत ही कम पानी ऐसा है जो हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे प्लांट यूज़ कर सकते हैं और हमारे एनिमल यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशन एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। अब बताता है कि जो हमारे समुंदर होते हैं सबसे ज़्यादा पानी उसी के अंदर हमारा होता है, और उसको हम ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। When the level of the groundwater decreases drastically, this can not be used anymore। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और बताता है कि अगर जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो और बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो हम उसको भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। The total amount of the water on the earth remain the same, but the water available for use is very limited and is decreasing with overuse। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है जबकि जो हमारा पानी है अर्थ के ऊपर वो हमेशा सेम रहेगा, जितना पानी अब है उतना ही पानी आगे भी रहेगा, बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जो हमारे यूज़ करने का पानी है उसका अमाउंट कम हो जाएगा, और जो वेस्ट और ख़राब पानी है उसका अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा। The demand for water is increased day by day। The number of people using water is increasing with rising population। और यहाँ पे एक बात और बताता है, पॉपुलेशन के साथ में जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमारी पानी की डिमांड भी बढ़ रही है, और उससे हमारे ग्राउंड वाटर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और वो कम हो सकता है। इन मैनी सिटीज़ लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता भी है कि हमारी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे लोग लंबी लंबी लाइनों के अंदर जाके खड़े होते हैं पानी की एक बाल्टी को लेने के लिए। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन फूड एंड बाय इंडस्ट्रीज़। और यहाँ पे भी बताता है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी फैक्ट्री हो गई हमारा खाना बनाने के लिए, क्योंकि यार इंडिया के हर एक घर के अंदर खाना बनता है और उसके अंदर पानी तो चाहिए, और इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर खाना बनता है तो वहाँ पे भी पानी चाहिए। अब आप सोचो कि पानी का हम कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और साथ में इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हम अपने पानी का यूज़ करते हैं। These factors are leading to the shortage of water in many parts of the world। और इन सभी से क्या हो रहा है कि जो हमारा पानी की शॉर्टेज है वो बढ़ती जा रही है डे बाई डे। Hence it is very important that water is used carefully। We should take care not to waste water। तो आज से हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हम पानी को वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, और अगर कोई पानी को वेस्ट करता है तो हमें उसको समझाना चाहिए। तो भाई चलो अब आगे बात आती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ऐसी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं सिर्फ
1 बकेट या फिर 2 बकेट पानी को भरने के लिए। आप देख सकते हैं, आपने भी ऐसे सीन्स देखे होंगे बहुत बार मूवीज़ के अंदर या फिर अपने किसी न्यूज़ के अंदर। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की बारी आती है, जो कि है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि हम अपने बारिश को पानी को कैसे बचा सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर सीखना और इसको अप्लाई करने की भी कोशिश ज़रूर करना अपने घर पे, और अपने परिवार वालों को भी ज़रूर बताना। One way of increase the availability of water is to collect rain water and store it for a later use। और दोस्तों यहाँ पे बताता है कि हमारे पास एक ही ऐसा तरीका जिससे हम अपने आसपास के यूज़ करने वाले पानी को बढ़ा सकते हैं, वो है हमारे बारिश के पानी को बचाना। कोलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज़ कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इस तरह पानी को बचाने को हम क्या बोलते हैं, जो कि हमारे बारिश का पानी होता है उसको हम बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। तो इसका यार बेसिक आइडिया सिर्फ एक ही है कि जहाँ कहीं भी आपका पानी गिरे उसको वहीं कैच कर लो। What happens to the rain water that fall in the place that are mostly covered with the concrete roads and buildings। तो दोस्तों अब आप ये सोचो कि जहाँ कंक्रीट और बिल्डिंग्स के ऊपर पानी गिरता है कि आप उसको कैसे सेव कर सकते हैं और उसका कैसे फिर आप आगे जाकर फ्यूचर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। It flows into the drains is not it। From there water goes to the river or lake which could be far away। A lot of effort will then be required to get this water back into our homes as the water did not sweep in the ground। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि क्या होता है, जैसे आपकी बारिश आती है वो पानी आपकी छत के ऊपर गिरता है, छत के ऊपर से वो नालियों के अंदर जाता है, फिर नालियों से वो थोड़े बड़े उसके अंदर जाता है, फिर यार वो आगे चल के ऐसे रिवर के अंदर चला जाता है, और फिर जो आपकी रिवर होती है वो बाद में ओशियन के अंदर जाके गिर जाती है, फिर दोबारा से आपके पास वही पानी घूम के आता है। ये तो आप जान चुके हैं। तो इसमें कितना लंबा टाइम लगता है, तो ज़रूरी नहीं हो जाता हमारे लिए उस पानी को थोड़ा शेव कर लेना पहले से ही। Here two techniques of rain water harvesting was discussed। यहाँ पे आज मैं आप सभी के साथ में 2 ऐसी टेक्निक डिस्कस करने वाला हूँ जिनसे आप अपने पानी को सेव कर सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। सबसे पहले तो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि आप अपनी छत के ऊपर जो आपके बारिश का पानी गिरता है उसको कैसे सेव कर सकते हैं। इन दिस सिस्टम रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स। दिस वाटर में कंटेन सोयल फ्रॉम द रूफ एंड नीडेड फिल्टरिंग बिफोर इट इज यूज्ड। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक द पाइप्स कैन go directly into a pit in the ground। This then seeped into the soil to recharge or refill the groundwater। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आप एक काम करिए, अपनी छत के ऊपर जो भी आपका पानी गिरता है उसको एक पाइप के जरिए ऐसे यहाँ से और फिर यहाँ से उसको एक टैंक के अंदर छोड़ दीजिए, और उस टैंक के नीचे कुछ भी मत लगाइए। इससे क्या होगा कि ये पानी कुछ टाइम के बाद आपकी जो सोइल है इसके अंदर चला जाएगा, और आपकी जो सोइल थी इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर बाद में आपके ग्राउंड वाटर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। और अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप इसको फिल्टर करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यार इस पानी के अंदर मिट्टी भी हो सकती है, हमारी छत के ऊपर गिर रहा है बाय द वे। तो चलो अब अगले मेथड की बात करते हैं, जो कि है अनदर ओपिनियन इज अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्टेड रेन वाटर। अब यहाँ पे बताता है कि हम अपने रोड के साइड में भी ऐसे ड्रेन सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए, जो भी हमारे रोड के ऊपर पानी गिरता है वो साइड में चला जाए, और बाद में उसको हमारी अर्थ क्या कर ले, यानी कि हमारी मिट्टी क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो चलो अब फटाफट से अपने चैप्टर को समराइज भी कर लेते हैं। अब हमने चैप्टर की रीडिंग तो कर ली। समरी, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि जो हमारा पानी है वो हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटर वेपर गेट्स एडिड टू एयर बाय एवोपरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। और जो हमारा पानी होता है वो हवा के अंदर कैसे जाता है, एवोपरेशन प्रोसेस के जरिए और साथ में ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के जरिए। द वाटर वेपर इन द एयर condense to form tiny droplets of water which appear as cloud। Many tiny water droplets come together and fall down as rain and snow or hail। और यहाँ पे आप सभी को वही बात बताता है कि जो हमारा पानी ऊपर जाता है बाद में वो कंडेंस होकर उसकी क्या बना लेता है, ड्रॉपलेट्स, और फिर ड्रॉपलेट से आपका क्लाउड बन जाता है। क्लाउड बाद में दोबारा उसके अंदर ड्रॉप ज्वाइन होकर आपकी बड़ी ड्रॉप बन जाती है, फिर वो हैवी होकर नीचे गिर जाती है। जब नीचे गिरती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं रेन। रेन, हेल एंड स्नो रिप्लेनिश वाटर इन द रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड सोइल। और फिर बताते हैं कि जो आपकी रेन गिरती है, आपकी बर्फ़ गिरती है और जो आपकी हेल गिरती हैं, सभी चीज़ें क्या करती हैं, आपकी नदियों के अंदर, आपके तालाब के अंदर, आपके कुओं के अंदर, आपकी मिट्टी के अंदर पानी को दोबारा से रिचार्ज कर देती हैं। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। और जो आपका ये सर्कुलेशन होता है ना, हमारे लैंड से लेके हमारे वाटर तक जो हमारा सर्कुलेशन चलता रहता है और एयर में भी चलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल।
एक्सेसिव रेन में कॉज फ्लड वाइल द लैक ऑफ इट लॉन्ग पीरियड में कॉज ड्रॉट। और हमने ये भी स्टडी किया था कि अगर हमारी बारिश थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगी, वो हमारी बाढ़ ले आएगी यानी फ्लड ले आएगी। और अगर रेन बिल्कुल भी नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा आ जाएगा। तो इसलिए हमारी रेन होनी ज़रूरी है, लेकिन लिमिटेड और नॉर्मल फॉर्म में। The amount of the usual water on the earth is limited, so it needed to be used carefully। और जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर जो हमारा यूजेबल अमाउंट है पानी का वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए हम अपने वाटर को बिल्कुल केयरफुल और ध्यान से यूज़ करना चाहिए। तो यार आज हमारे चैप्टर का एंड हो गया है। मैं अगले चैप्टर की वीडियो आप सभी के लिए जल्दी ही लेके आऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार।